नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। पिछले कुछ समय से चीन से छन छन कर इस तरह की खबरें आ रही थी कि चीन में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कुछ समय पहले इस तरह की खबरें आई कि वहां पर प्रॉपर्टी की क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कई बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया, इसकी तस्वीरें भी सामने आई। फिर एक तस्वीर आई जिसने दुनिया को काफी हैरान किया कि बैंकों के सामने बख्तरबंद गाड़ियां लगी थी और हजारों की संख्या में चीन के लोग जो बैंकों से अपना पैसा निकालना चाहते थे वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि वहां पर बंदूकधारी सिपाही और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई थी। कहा यह गया कि चीन का आर्थिक संकट और गहरा रहा है। वहां की सरकार इस बारे में ज्यादा तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन क्या चीन की इकोनॉमी असल में टैंक कर रही है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चीन में पॉपुलेशन को लेकर, उनकी जनसंख्या को लेकर, खासतौर पर इस तरह की जनसंख्या जो अब बुढ़ाती जा रही है, एक बड़ा खतरा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं। आप डायरेक्टर एंड प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस हैं। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका आज तक पर। डॉक्टर अग्रवाल, आप किस तरह से चीन की इस अर्थव्यवस्था को देखते हैं? क्योंकि कहा तो यह जा रहा था कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो पूरी दुनिया को आगे लेकर जाएगी और चीन अगले कुछ वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा जो दुनिया को अपनी इकोनॉमी से दबाने भी लगेगा। लेकिन असलियत क्या है? देखिए, जहाँ चाइना का बात है, चाइना पिछले 10-12 साल से अलग अलग कठिनाइयों से गुजर रहा है। एक सबसे बड़ी कठिनाई है जो कंजम्पशन फैक्टर लाती है, वो है पॉपुलेशन। उनकी काफी बड़ी पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन है और यूथ उनके यहाँ, बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी जो अब नहीं है पिछले 5 साल से, बट क्योंकि वो बहुत सालों से चल रही थी तो उस वजह से उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा स्टीप फॉल आया है और जिसकी वजह से वर्किंग पॉपुलेशन और यूथ पॉपुलेशन कल के लिए नहीं निकल पा रही है उनको, जिससे सोशल सिक्योरिटी नेट भी क्रिएट होता है हिंदुस्तान जैसी, चाइना जैसी इकोनॉमीज के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज जो देखने को मिली है कि चाइना ने पिछले 15 सालों में काफी सारे मिनरल्स को इकट्ठा करना शुरू किया है। दुनिया भर के रिसोर्सेज को वो खरीद रहा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो और बहुत सारे देशों से, हिंदुस्तान से भी उसने पहले खरीदा है और जगह से भी खरीद रहा है वो, और उनको इकट्ठा करे जा रहा है। तो माइनिंग के मामले में वो अपने आप को एक सुपर पावर सा क्रिएट करता जा रहा है, जो इस समय विश्व में सबसे ज्यादा माइनिंग स्टेट है वो उनके पास है इस समय पदार्थ, चाहे वो यूरेनियम हो चाहे वो और मेटल्स हो। जो उनकी और प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो है, एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट हुई हैं। एक जी। तो वहां पे जो एग्रीकल्चर है, जो बूस्ट करता था, जो उनका येलो रिवर फ्लो करता था, वो काफी कम हो गया है। सिर्फ 10-12 दिन उसमें पानी रहता है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ में पैदावार में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, जो वहां पे कंपनियां करीबन 350 से 450 के करीब कंपनियां, फॉरेन कंपनियां वहां बेस्ड थी और उसको प्रोडक्शन यूनिट बना के वहां से एक्सपोर्ट करती थी विश्व भर के अंदर। कोरोना काल के बाद से काफी देशों ने, जिनको ये लगा कि कोरोना जो आया है विश्व में वो चाइना की वजह से आया है, वहां की लैब्स की वजह से आया है, काफी सारी कंपनियों ने वहां से, बड़ी बड़ी कंपनियों ने विड्रॉ कर लिया अपना जी। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनके देश के जो स्थिति थी उन्होंने देख के ये बताया कि यहाँ से है, तो उस पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने मूव करके विड्रॉ किया। उससे उनको बहुत हानिकारक हुआ है। नहीं, तीसरी चीज जो अच्छा। पिछले 4 साल में पर्टिकुलरली निकल के आई है वो ये भी जी। देखने को मिला, जैसे वो माइनिंग के अंदर बढ़ोतरी कर रहा था, ऐसे ही वो हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग मार्केट में चाइना और चाइना से लगते हुए जो देश हैं, जी। जैसे कि हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, और इसी तरीके से जो है आपका ये इधर की तरफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, इनके अंदर रियल एस्टेट के अंदर और अपने अंदर चाइना के अंदर, मेन प्लान चाइना के अंदर भी जी। वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे जा रहा था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट, इतना ओवर एक्सपोजर डेट का इंटरनेशनल मार्केट से उठा लिया कि आज वो उनकी बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि चाइना के अंदरूनी लोग जो हैं वो उस माल को नहीं खरीद पा रहे। जैसे हिंदुस्तान में जो माल है, ज्यादातर जो लोग खरीदते हैं हिंदुस्तान के अपने लोग खरीदते हैं, हिंदुस्तान के जी। अंदर खरीदते हैं, किसी भी मार्केट सेगमेंट को हम देखें, वो चाइना में क्रिएट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पे ज्यादातर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो जी। प्रोडक्शन हो, ज्यादातर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाइना के दम पे चल रहे हैं।
वहां पे अच्छा, ग्रोथ तो नहीं जो देखने को वहां मिली घर है। बनाए जा रहे थे वो घर ध्वस्त किए जा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आई। कहा यह गया कि शहर के शहर बना के खड़े कर दिए और वो शहर अब वहां पर कोई बसा नहीं और वो शहर उजड़ रहे हैं। लोग बिल्कुल। बैंकों के आगे जा रहे हैं अपना पैसा लेने, उन्हें बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा तो अब बैंकों के आगे बख्तरबंद गाड़ियां लग रही हैं। क्या ये एग्जैजरेशन है या असल समस्या, आंतरिक समस्या चाइना के लिए बड़ी है इकोनॉमी की दृष्टि से? नहीं, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या है। बैंकों की भी आपने बात करी, मैं उसी पे आने वाला था। क्योंकि ये हाउसिंग मार्केट और इन्वेस्टमेंट मार्केट और ग्रोथ जो एग्रीकल्चर से आती है, लोगों से आती है, ह्यूमन रिसोर्स से आती है, आ रही है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डाउन टर्न में जा रही है। और इसीलिए उन्होंने अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले ही डिफ्लेशनरी प्रेशर्स को उन्होंने कहा है डिफ्लेशन में जा रही है। साथ ही साथ जो है उनका रिसेशन की तरफ बढ़ती हुई इकोनॉमी हो रही है। और कोरोना काल में उन्होंने जो फिस्कल स्पेंडिंग करी, जैसे अमेरिका में आप देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, जापान में देख रहे हैं, यूके में देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, वो वहां पे देखने को मिल नहीं पा रहा क्योंकि आंकड़े सामने नहीं आ रहे उनके। पर वहां पे भी ये स्थिति इसी तरीके से है कि इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो उनके सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो एक तरीके से उनकी जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हिंदुस्तान जैसे देश के साथ, अमेरिका जैसे देश के साथ जो उनके ट्रेड रिलेशन है और ट्रेड है, क्योंकि हिंदुस्तान काफी सामान चाइना से इंपोर्ट करता है, अमेरिका काफी सामान चाइना से इंपोर्ट करता है, जापान खान पदार्थ में चावल या और चीजें इंपोर्ट करता है, उसके दम पे अभी उनकी इकोनॉमी थोड़ी चल पा रही है। अगर वो भी आगे आने वाले समय में कम होता हुआ नजर आएगा, हिंदुस्तान से तो कम नहीं होगा बिकॉज हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट जो बाकी इकोनॉमीज हैं, जापान है, कनाडा है, यूरोप है, अमेरिका है, क्योंकि इनकी भी इकोनॉमी थोड़ी खराब चल रही है, तो उसके जी। मद्देनजर रखते हुए इनकी हालत और खराब होती हुई नजर आ रही है। और अच्छा, वो जो है शी एक ऐसा जिनपिंग के ट्रिगरिंग बारे में इफेक्ट कहा होता है। जाता है प्रोफेसर साहब कि शी जिनपिंग तो चीन के इतिहास में माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर तानाशाह हैं। मतलब ही इज द चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग इन चाइना। जब वो इतने ताकतवर आदमी हैं और चाहे आर्मी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सबको वो कंट्रोल करते हैं, सीएमसी के चेयरमैन है, तो क्या वो इस स्थिति को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि उन्होंने काफी प्रयास किया है कि पैसा दिया जाए, लोगों का कंजम्पशन बढ़ाया जाए और उससे इकोनॉमी रिवाइव हो। तो क्या ये जो शी जिनपिंग की पॉलिसी है ये सही है या ये भी बूमरैंग कर रही है, गलत है? नहीं, मेरे विचार में उनकी पॉलिसी, देखिए मैं पूरी तरह उनकी पॉलिसी को नहीं जानता हूं बिकॉज चाइना के अंदर जैसे मैंने बताया बहुत चीजें ओपेक होती हैं, ज्यादातर चीजें चाइनीज में होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सिर्फ वही न्यूज आ पाती है जो वो लाना चाहते हैं या कुछ जो जर्नलिस्ट निकाल पाते हैं वहां पे जाके। जी। ज्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं हम लोगों को मिल पाती है। जहां तक शी जिनपिंग की बात है, वो काफी ऑटोक्रेटिक होते जा रहे हैं और चाइना के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम चलता है जो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी चलाती हैं, जो जिनके भी हेड जी जिनपिंग है, और वो पार्टी बहुत स्ट्रांग होती हैं गवर्नेंस के साथ साथ। तो उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना जो पोजीशन है, तगमा है, वो बनाए रखा है। पर वो उनको बेनिफिट लाएगा या नहीं लाएगा वो नहीं पता, क्योंकि हर एक इकोनॉमी में देखा गया और हिस्ट्री ये एविडेंट है कि कुछ समय बाद चेंज बहुत जरूरी होता है। जब चेंज होता है तो न्यू थिंकिंग आती है, न्यू प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, नया माइंडसेट आता है, आगे बढ़ाने के लिए नई चीजें आती हैं। चाइना के लिए वो कहते हैं कि हम इस स्तर से इस स्तर पे तो पहुंच गए, 9% की ग्रोथ पे भी ले आए, इन्होंने जी जिनपिंग ला पाए, बट इसके आगे हम कैसे जाएंगे उनके पास उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि अगर ये वॉर की तरफ जाते हैं तो इन्होंने जो आर्म्स एम्यूनिशंस बनाए हैं उसके अंदर वो आप खर्चा करके, लोगों को खत्म करके अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सरवाइव करने की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के बेसिस के ऊपर अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया, तो चाइना ये कोशिश कर सकता है कि उसी तरीके से जो आज से 60 साल पहले, 50 साल, 60-70 साल पहले हुआ, वही चाइना रिपीट करके वॉर के थ्रू उसको उभारे और उस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बचा ले। पर वो अच्छा, एक वॉर के लार्ज थ्रू बेस्ड अपनी आइडिया है, इकोनॉमी वो को अभी रिवाइव पॉलिसी करने के लिए जो पोर्ट्रेट उसकी नहीं है। एजिंग पॉपुलेशन है, क्या वो जो डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज है चाइना का, तो वो इस वॉर में चाइना के फेवर में जाएगा कि अगेंस्ट जाएगा, पहली बात। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति देखें तो चाइना का पहला इंटरेस्ट, अगर आप इकोनॉमी भी देखें, स्ट्रैटेजी भी देखें, चाइना का पहला इंटरेस्ट ताइवान होगा या फिर भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, चाहे वो लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, वो चाइना के लिए एडवांटेजेस होगा या काउंटर प्रोडक्टिव होगा? देखिए जी, पहली बात तो वॉर किसी के लिए भी, इंसानियत के लिए कोई भी वॉर अच्छी नहीं होती है।
बट अगर किसी भी जने को जो ऑटोक्रेटिक बन जाता है, हमने हिटलर के टाइम पे देखा और मुसोलिनी के टाइम पे देखा, रोम के टाइम में भी हमने देखा, जब इन लोगों की एक तानाशाही बन जाती है, एक पोजीशन बन जाती है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो वॉर की तरफ लेके जाते हैं, ताकि वॉर के अंदर फुल कंट्रोल उनके पास रहता है और कोई उस समय उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अभी हम रशिया में भी देखते आ रहे हैं कि इस तरीके की स्थितियां चल रही हैं काफी समय से। जहां तक आपने बात की कि होगा या नहीं होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी सारी न्यूज आइटम दिखाती हैं कि उस तरफ जा रहे हैं, कुछ दिखाती हैं नहीं जा रहे हैं। जैसे रशिया के लिए CIS कंट्री जो उससे टूटी थी, उनको अपने अंडर रखना जरूरी है, ऐसे ही चाइना चाहता है कि जो टुकड़े उससे निकल के गए थे, जैसे ताइवान है या कुछ और देश हैं जो वो समझता है, वो चाहेगा कि उनके ऊपर वापस कंट्रोल करे। जो अरुणाचल प्रदेश है या जो हिंदुस्तान के हिस्से हैं, जो कुछ उसके कब्जे में भी हैं, कुछ वो गलत तरीके से पैसे के दम पे रोड हाईवेज के तरीके से कब्जा करता जा रहा है, बनाने की उनको उम्मीदें बांधता है, उसके तरीके से भी इन्फ्लिट्रेट कर रहा है। वो ऐसे हैं जो उनके ट्रेड लिंक को बढ़ाते हैं, आगे बिजनेस को बढ़ाते हैं, पर वो जो है वो जानता है कि हिंदुस्तान के साथ आज की डेट में मिलिट्री के थ्रू या मिलिट्री पावर के थ्रू लड़ना उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि सारे अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं हिंदुस्तान के इस समय ऋणी हैं, क्योंकि जो कोरोना काल में हिंदुस्तान ने उनको वैक्सीन दिया, जी। हाइड्रोक्लोरिन दिया और चीजें दिए, उससे हिंदुस्तान की जो एक छवि एक ऐसे देश की तरह जो शुरू से रही है कि एक जो है पीस लविंग देश रहा है, एक ऐसा देश रहा है जो मदद के काम आता है, तो इसलिए वो लड़ना उनके लिए। और साथ में हमने जो मिलिट्री पावर डिफेंस के अंदर अपनी बढ़ाई है पिछले 10 सालों के अंदर, वो जो मिलिट्री पावर स्ट्रेंथ दिखाई देने में उनको पड़ती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उससे वो आज अचूके नहीं हैं और वो नहीं समझते कि हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लेके चल पाएंगे। पर जो ठीक। छोटे छोटे देश हैं, उसके आसपास के देश हैं, उनके साथ वो जरूर खेलेंगे और उसमें वो रशिया के साथ बढ़ के आगे जाने की हो सकती है, क्योंकि उनके बीच में अच्छा, उनकी तालमेल कोरोना काल का काफी आपने अच्छी कई चलती बार है। जिक्र किया प्रोफेसर साहब। कोरोना काल में भी देखा जाए तो चाइना ने चाहे दवाइयां हो या वो सूट्स हो या मास्क हो या कुछ भी हो, चाइना ने दुनिया को काफी दबाने की कोशिश की और चाइना के प्रति दुनिया के कई देशों में दुनिया की आंखें खुली, चाइना की असलियत दुनिया ने देखी और लोग अब सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं। चाइना प्लस वन, अगर आउट ऑफ चाइना भी नहीं, चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। ये कितना एडवांटेज इंडिया है मीडियम टर्म में, और लॉन्ग टर्म में क्या ये डिसएडवांटेज चाइना होगा अगर भारत क्वालिटी कंट्रोल और स्केल अप कर सके वर्ल्ड क्लास मटेरियल बनाकर? देखिए जी, भारत में पूरी क्षमता है वर्ल्ड क्लास मटेरियल बनाने के लिए, और ये एक चाइना के लिए उभरती हुई चुनौती है। पर आज के समय में भी भारत में ऐसे एनवायरनमेंट नहीं है कोरोना काल के बाद से कि भारत जो है इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ सके। पिछले 15-20 सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है करीबन 30 साल हो गए हैं, इतनी तेजी से पकड़ नहीं कर पाई है। और जो मैन्युफैक्चरिंग पावर इस समय चाइना के पास है, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में किसी भी देश के पास इस समय पावर नहीं है, और विश्व में वो प्रोडक्शन और सप्लाई यूनिट बना पड़ा है। कितने समय तक रहेगा ये कहना मुश्किल है, पर हिंदुस्तान के पास ये एक अवसर भी है, चुनौती भी है, और आगे के लिए फ्यूचर के लिए ग्रोथ कंपोनेंट भी है। पर उसके लिए सरकार को बहुत सारे प्रावधानों को अपने स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, ताकि जो इंडस्ट्री है वो आगे आके काम दे सके, काम कर सके और बढ़ोतरी की तरफ जा सके। आज के समय में काफी इंडस्ट्री जो है अलग अलग देशों में टैक्स बचाने के चक्कर में, लोअर रेट लेबर के चक्कर में, ह्यूमन रिसोर्स के चक्कर में और बहुत सारी फैसिलिटीज के चक्कर में काफी देशों में ट्रैवल कर रही है। क्योंकि हिंदुस्तान में, और गलत नहीं है, पर हिंदुस्तान मिठाइयां नहीं बांट पा रहा है जैसे पहले बांटता आया है आज से 10-12 साल पहले, और जिसकी वजह से काफी एनपीए लेवल बढ़ गया था, पर अब काफी हद तक कंट्रोल में है। पर फिर भी सरकार को देखना होगा कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को जो हमारे सामने 5 साल में है और जो चाइना दुविधा में है, हम उसको अट्रैक्टिव मोमेंट बनाए, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनियां 350-450 कंपनियां अंत एमएनसी कंपनियां चाइना में है, वो हिंदुस्तान को अपना बेस बनाए। और एक ऐसा देश है जहां पे बहुत पुरानी कंपनियां हैं जो 40-50 साल से काम कर रही हैं और वो प्रॉफिटेबल हैं। इस चीज को अगर हम उभार के समझा सकें इन कंपनीज को, तो हम देखेंगे कि जो बेस वो बना है पिछले 30 सालों में, हम बड़ी जल्दी बन पाएंगे और वो क्षमताएं हम में सब हैं।
आपने बड़ी बात की कि चाइना को जिस सफर को तय करने में 30 वर्ष लगे, संभवतः हम 10 से 15 साल में वो सफर तय करके और आगे निकल सकते हैं, भले ही हम वो नीतियां उस तरह से उसी ढंग से उनका पालन करें। लेकिन एक प्रश्न यहां और है, चाइना का जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, अब चाइना ने उसको अरेस्ट करने की कोशिश तो की है, 2 बच्चे की पॉलिसी लाकर या और बच्चे पैदा करने की पॉलिसी को लाकर, लेकिन इसको रिवर्स करने में भी तो चाइना का जो डिसएडवांटेज पीरियड है वो अगले 15 से 20 साल, तो ये 15 से 20 साल क्या एडवांटेज इंडिया है आगे बढ़ने के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एडवांटेज इंडिया है। और जो सफर उसने 30 सालों में तय किया है, 30-35 सालों में, हमारे पास इस समय टेक्नोलॉजी के बदौलत और जो इस सरकार ने फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है और जो हमारे रिलेशनशिप्स सारे देशों के साथ हैं उसको देखें अगर हम, और सारे देश इन्वेस्ट करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। जब कोरोना काल था उस समय भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आ रही थी, जबकि सारे देश कंपनियां विड्रॉ कर रही थी। मेरे विचार में हमारी क्षमता है कि अगले 10 से 12 साल में, 15 भी नहीं कहूंगा, 10 से 12 साल में हम वो चीज सक्सेस और ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। जहां चाइना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिना लड़ाई के, बिना वॉर के। और ये चीज, एक क्षमता हिंदुस्तान में पहले भी थी और पर उभारने की बात है। अब ये सरकार का रवैया है कि किस तरीके से उसको उभारे या उसको दबाए। वो सरकार की नीतियां जो हैं बताएंगी कि ये हाथी जो हमारा देश है ये एरोप्लेन की तरह और जेट की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा अगले 10-12 सालों में, या कि रेलगाड़ी की तरह या बैलगाड़ी की तरह वापस जैसे हिंदुस्तान पहले चलता आया है चलता नजर आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि अगले 10 से 15 साल या 10 से 12 साल जैसे आप कह रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कोशिश यही, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि हम लोग इस समय आजादी के उस अमृत काल में हैं और जब 100 वर्ष हो भारत की स्वतंत्रता के 2047 में, तब तक हम विकसित देश के रूप में उभर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए काम इसी समय करने की आवश्यकता है। 10 से 12 साल बहुत क्रूशियल है। यहां एक बात और चलते चलते मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी बातें इस तरह से आती हैं कि भारत को डेवलप करना है। कई लोग ये कहते हैं कि चाइना से जितना चीप सामान, जितना सस्ता सामान हम खरीदते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या और तरह का सामान, क्योंकि सस्ता है तो हम चाइना से खरीद लेते हैं। तो ये तो चाइना को बेनिफिट करता है, या हमको मेड इन इंडिया या मेड इन यूरोप या मेड इन अमेरिका कुछ और महंगा सामान, लेकिन एडवांटेज इंडिया और एडवांटेज वर्ल्ड, इस तरह से अमेरिका, यूरोप या जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध बनाने की जरूरत है कि चाइना में बना सामान हम जितना कम खरीदें उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। देखिए जी, हमें ट्रेड के मामले में इस चीज के ऊपर सोचना इतना जरूरी नहीं है। अगर हम अमेरिका का मॉडल देखें या सिंगापुर का मॉडल देखें तो इन्होंने इस चीज को छोड़ के अपनी बढ़ोतरी और इकोनॉमी को तेजी दी है। तो हम ये ना सोच के कि कहां से, बिकॉज जो माल सस्ता आ रहा है, आप मैं कंज्यूम करें, मैं कंज्यूम करूं, तो मेरे पास सेविंग बढ़ रही है उससे, और उस सेविंग से मैं और चीजें 10 चीजें खरीद सकता हूं। अगर हम उसके ऊपर रोक लगा देंगे तो मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर रोक लगाने की बात कर रहा हूं। तो उसके ऊपर ना सोच के हम ये सोचें कि हम किन किन चीजों में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमें वृद्धि बहुत ज्यादा करनी जरूरी है। हम यूथ नेशन है, उनको एक नई डायरेक्शन, ठीक डायरेक्शन देना जरूरी है। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर जो हमने देखा कोरोना काल में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम भी किया हमारे हॉस्पिटल्स ने और हेल्थ केयर सिस्टम ने, बट फिर भी बहुत लेक्यूनास थे उसके अंदर, बहुत प्रॉब्लम्स थी कि इतनी नर्सेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे। अगर सरकार कोशिश करे आयुष्मान भारत के थ्रू या किसी और पैकेज के थ्रू कि स्ट्रक्चर बनाए, एम्पावर किया जाए उस सेक्टर को कि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो, ज्यादा से ज्यादा काम हो। क्योंकि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, आज भी 1000 के ऊपर कितने डॉक्टर्स होने चाहिए हिंदुस्तान में, बहुत कम है। तो उस चीज को बढ़ा देने के लिए लोग मेडिकल कॉलेजेस तो बना रहे हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी बना रहे हैं, बट अभी भी बहुत कम, स्लो रेट पे काम चल रहा है। वो होना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल्स हर एक तालुका में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत जरूरी है। रेलवे स्टेशन के बराबर में होना बहुत जरूरी है। रेलवे स्टेशन की लैंड को यूज करके उसको डेवलप करके और चीजें बनाना बहुत, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। सरकार के पास इंटेलिजेंशिया भी है इसके लिए जो काम कर सकता है, और कम से कम पैसे में ये काम हो सकता है। भारत सरकार ने करके दिखाया, जब हम चांद तक, मार्स तक कम से कम पैसे में पहुंच सकते हैं,
तो ये तो धरती के ऊपर काम करने की बात है, और हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, ना पैसे की ना लोगों की इच्छाओं की। अब ये बात है कि उसको कैसे हम यूटिलाइज करके हिंदुस्तान की ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। हमें ये भी समझना जरूरी है, आज भी हम पिछले 15-20 साल से सेकंड या थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन परचेसिंग पावर के बेसिस पे है। मतलब 1 रुपया कितना माल खरीदता है, हम वर्ल्ड के अंदर सेकंड या थर्ड पोजीशन है। पिछली टॉप 3 पोजीशन में नंबर 1 पे हम अमेरिका रहता है, नंबर दूसरे या तीसरे में हम आते हैं, और आज भी हम 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है परचेसिंग पावर पे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि डेवलप्ड होंगे नहीं होंगे। हिंदुस्तान में क्षमता है, हिंदुस्तानी में क्षमता है, उस क्षमता को उभारना जरूरी है। जैसे बाहर वह कहते थे, कोई बाहर मिलता था तो कहते थे अच्छा आप मैथमेटिशियन हैं, आप आईटी के एक्सपर्ट हैं। ऐसे हिंदुस्तान हर एक वर्ग में, हर एक क्षेत्र में बढ़ता हुआ हो सकता है, पहले रहा है और आगे भी मेरे विचार में 10 से 12 साल में मेरे को उम्मीद है होता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद कि सरकार राइट कदम उठाए, राइट स्टेप्स उठाए, तो कोई भी देश हमारे सामने मित्रता का हाथ उठाएगा जैसे उठा रहा है, और हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही भारत का प्रयास भी है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट करें। चाइना की अगर बात करें, क्योंकि मैं चलने से पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहूंगा कि चाइनीज एक्सपर्ट्स जब पाकिस्तान में भी होते हैं तो वो पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि अगर तुम्हें तेजी से बढ़ना है तो गुजरात मॉडल को तुम अडॉप्ट करो, वो बहुत तेजी से तुम आगे बढ़ोगे। और वो चलते चलते वो रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन क्या चाइना जो डिक्लाइन में जा रहा है, क्या शी जिनपिंग उसको अरेस्ट कर पाएंगे उस डिक्लाइन को? क्या वो फिर चाइना को ग्रोथ पाथ पे ला सकते हैं? या आपकी दृष्टि में अब क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइना के फेवर में नहीं है, अब क्योंकि दुनिया चाइना की असलियत काफी हद तक जान चुकी है, दुनिया चाइना से थोड़ा परहेज कर रही है कोरोना काल के बाद, चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बाद, आपको लगता है कि चाइना को अब अपने इस डिक्लाइन को अरेस्ट करना कठिन हो गया है? नहीं, मेरे विचार में अगर चाइना ये अरेस्ट करना चाहती है अपने डिक्लाइन को, तो उनको लीडरशिप चेंज बहुत जरूरी है, न्यू थिंकिंग लानी बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी देश हो, उसको न्यू थिंकिंग, न्यू लीडरशिप आना एक समय के बाद जरूरी होता है। चेंज इन फिलॉसफी होना जरूरी होता है, उससे न्यू सेक्टर्स निकल के आते हैं जो जी जिनपिंग पिछले 8-10 सालों में चाइना को नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी स्कीमें, अलग अलग देशों के मॉडल, यूएन के मॉडल, दुनिया भर के मॉडल अपनाने की कोशिश करी है, पर उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है। अच्छा, और चाइना में सामान सस्ता इसलिए भी है, कई इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना स्लेव लेबर एम्प्लॉय करता है, फुल वेजेस नहीं देता है। अब यूरोप को भी जो उसका दोहरा रवैया है और दोहरे मापदंड है, उससे निकलकर चाइना को इन सब स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोज करने की आवश्यकता है आपकी दृष्टि में? नहीं, मेरे विचार में हिंदुस्तान को इस चीज की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज चाइना ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोज है और एक्सपोज होता जा रहा है। जो वो कार्य कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अलग अलग देश, अलग अलग जर्नलिस्ट लगाए हुए हैं उसको एक्सपोज करने में। आज उनकी जो स्थिति है वो मरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली बड़ी ढीली है। हाउसिंग मार्केट जिसे कहते हैं, अमेरिका जैसे देश में बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। जब क्राइसिस आया था 2007-8 का, वो उस समय सबसे बड़ा डिबैकल उसी में दिखाई देने को मिला था, जबकि बैंकिंग का था उसे पहले भी देखने को मिला। तो हाउसिंग मार्केट में उनका बहुत क्रैश आया हुआ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में उनका क्रैश आया हुआ है, न्यू थिंकिंग मेजरली मूवमेंट के लिए उनका क्रैश आया हुआ है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जहां पे प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो मेरे विचार में हमें हिंदुस्तान के अंदर चाइना को एज अ वरी ना लेके हमें ये देखना चाहिए कि हमें किन चीजों पे, क्षेत्रों में फोकस करना है कि जो यूथ है और जो फैसिलिटीज हैं, जो एक आम जनता को, आपको, मुझे मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो किस तरीके से हम सस्ते दामों में लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। पर कैपिटा इंप्रूव होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, एक एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर देना बहुत जरूरी है, जो हिंदुस्तान में क्षमता है और चाइना के ना होते हुए भी हम कर सकते हैं। ऋषि सुश्रुत का देश है ये हेल्थ केयर की। अगर हम बात करें तो शुरू से ही दुनिया को हेल्थ केयर एक तरह से हम देने की स्थिति में आ भी सकते हैं, कोरोना काल में रहे भी हैं। डॉक्टर अमन अग्रवाल, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ समय पहले मैंने जिक्र किया था कि हम अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाएंगे कि जब
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसमें शी जिनपिंग लगभग $60 बिलियन लगा चुके हैं या अब दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, जिसमें फंसा चुके हैं अपना पैसा, जिससे रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो चाइना के एक्सपर्ट्स जब पाकिस्तान जाते हैं तो वो पाकिस्तान से कहते हैं कि गुजरात मॉडल अपनाओ, गुजरात मॉडल अपनाओगे तो तेजी से बढ़ोतरी कर पाओगे। देखिए ये रिपोर्ट। आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। सारी दुनिया हिंदुस्तान की विकास गाथा को सलाम करे तो ये समझ आता है, लेकिन अगर सबसे बड़ा दुश्मन भी भारत की शान में कसीदे पढ़े, मिसाल देने लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? Look at what India done in the past 10 years. ये चीन के विशेषज्ञ हैं, नाम है हु शिशेंग। इस चेहरे की सुर्खियों में आने की वजह भारत की तारीफ है। सबसे पहले सुनिए हु शिशेंग ने भारत के विकास पर क्या कहा। Look at what India done in the past 10 years. India's rapid development, mainly based on the Gujarat style, Gujarat experience. So Pakistan's future, why not we can develop the similar model that draw the experiences of a certain provinces with good conditions in with the progress of CPEC in the next 10 years. तो चीन की तरफ से पाकिस्तान को भारत से सीखने की सलाह दी गई। कहा कि बीते 10 सालों में भारत में जितनी तेजी से विकास किया गया, उससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए। भारत की तारीफ करने वाले स्कॉलर बीजिंग में CICIR यानी चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशन के निदेशक हैं। चीन के इस विशेषज्ञ ने ये बातें पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कही। दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर उसका खुदा ही मालिक है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने भारत की तारीफ करके अपनी पीठ ठोकने की भी कोशिश की है। उसकी तरफ से जताया गया कि भारत का गुजरात मॉडल उससे ही प्रेरित है। हम पीछे रह गए और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से IT के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। वैसे चीन से पहले खुद पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों से भारत से सबक सीखने की नसीहत दे चुकी है। जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं। आपने देखा होगा बाहर इंडियन चीज़ की इंडियन को बड़ी वैल्यू है। ठीक है, पाकिस्तानी चीज़ की भी है, लेकिन इंडियन चीज़ की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडियन का नाम बिकता है। अब सवाल यह है कि चीन ने भारत की तारीफ के पुल क्यों बांधे हैं? तो इसकी एक बड़ी वजह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, जिसे पिछले महीने ही 10 साल पूरे हो गए। इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद चीन के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए हैं। उल्टा उस पर बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं। इस तरह चीन को लगता है कि उसका $60 अरब का निवेश खतरे में है, इसीलिए वो पाकिस्तान को अपना घर ठीक करने के बारे में बार बार कह रहा है। और अब तो उसने भारत से सीखने तक की नसीहत दे डाली है। चीन की आर्थिक रफ्तार में भी ब्रेक लगा है। दुनिया चीन का विकल्प ढूंढ रही है और कंपनियां चीन से निकलकर बाहर जा रही हैं। सालों बाद चीन से भारत का आयात कम हुआ है। जुलाई में चीन के कुल निर्यात में भी 14% से भी ज्यादा की कमी आई है, जो साल 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जिस तरह से भारत ने चीन की कंपनियों पर पाबंदी लगाई है, उससे चीन को भारत जैसे बड़े बाजार से आउट होने का डर सता रहा है। जिस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है, उसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात जो सारी दुनिया कह रही है वो ये कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक रूप से ताकतवर होने के बाद भारत को लेकर चीन के तेवर बदल गए।